हेलो एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये तीनों चीज़ होता क्या है और इन तीनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक बार लिख लेते हैं आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब भाई ये तीनों चीज़ है क्या, ठीक है। बहुत से बच्चे पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं और ये चीज़ अगर आप पूछोगे उनसे तो ये तीनों चीज़ उनको नहीं पता होता है। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। चलो आइए समझ लेते हैं। जहाँ पर भी भाई आपको पॉलिटिकल साइंस में ये ISM लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ISM लिखा मिल जाए तो समझ लेना ये कुछ नहीं, ये एक आइडियोलॉजी है। क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म कौन होते हैं? जो नेशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्र विचारधारा पे मानता है, ठीक है, जो देश से प्यार करता है, राइट, उसको बोलते हैं अपन नेशनलिज्म। वैसे एक ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी का मेन प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में मानते हैं तो आप मानेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट के पास आर्बिट्ररी पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब होता है मनमाना, ठीक है। मनमाना पावर नहीं होना चाहिए उसके पास। अगर आप इस प्रिंसिपल पे मानते हैं, इस नोशन में मानते हैं, इस थ्योरी में मानते हैं, तो बधाई हो, आप भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। और आप ये जो थ्योरी है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बन चुके हैं, ठीक है। अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एनीथिंग, एनी लॉ, ठीक है, जो कि इस आइडियोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, ठीक है। एनी लॉ जो इस आइडियोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के पावर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है, इरोड कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ यार? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है। ये सारे लॉ को जब आप एक साथ कंपाइल करके एक किताब में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी किताब है जिसमें पूरे संवैधानिक नियम लिखे हुए हैं, जिससे कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे तीन ऑर्गन्स को आपने सेपरेट किया है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों को आपने कैसे सेपरेट किया है, ये किस में दिया हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। चलिए आइए एक बार मेरे नोट्स को देख लेते हैं, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है, एक बिलीफ है, एक थ्योरी है कि आप मानते हैं कि गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज देख लेते हैं। एनी एलिमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और लॉ और जजमेंट और कन्वेंशन, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंपली अभी अपन ने डिस्कस किया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे लॉज दिए हुए हैं, कवरिंग मोस्ट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ स्टेट। समझ आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यार दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव। अब देखो, नेगेटिव जो है वो क्या कर रहा है? सरकार को आदेश दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ये सरकार को बता रहे हैं कि यू शुड डू दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट आपको ये मेजर्स लेना चाहिए। और फंडामेंटल राइट में क्या बताता है? आप सिटीजन के साथ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब जो सरकार की पावर को लिमिट कर रहा है, ये पावर को लिमिट तो कर रहा है DPSP, पर एक डायरेक्शन भी दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसे नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सिंपली क्या कहता है? हर चीज कानून के आधार पे चलेगी, ठीक है। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लॉ, एवरीथिंग कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना मतलब आप जुडिशरी को फेयर रन करने के लिए एक पावर दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कि हाँ भाई, अगर हम कुछ भी कानून बनाए तो आप उसको रिव्यू कर लो, ठीक है। कहीं हम बहुत गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, राइट, आप वो देख सकते हैं, है ना। तो व्हाट इज जुडिशरी? बेसिकली इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ना। तो वो अगर आप आपने कुछ लॉ फॉर्मुलेट किया तो जुडिशरी क्या करेगी? देख लेगी कि इज इट राइट और इज इट नॉट।
like separation of power, checks and balance. Free elections is also part of constitutionalism, fundamental rights, right? Also one thing, like कौन कौन मतलब किसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे सेंटर के अंडर में 99 चीज़ें आती है जिसके अंदर पे वो लॉ बना सकता है, स्टेट के पास 66 सब्जेक्ट है जिसमें वो लॉ बना सकता है, और एक कंकरेंट लिस्ट आती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के पास लॉ बनाने की पावर होती है, जो कि 47। फिर आ जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, वही सेम फेडरलिज्म की तरह, ठीक है, हर चीज़ आप सेंट्रल को नहीं दे रहे हो, ठीक है। सेम यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तहत, ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ होती है लैंड की, और सिंपली इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का ये चीज़ें बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, relationship between government and citizen in terms of their rights and duties. It describes the system of government. Okay, thank you guys.